ठीक है। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई in two different samples. Two different samples is 2:3. Their half-lives are 1 hour and 2 hours. Their half-life are 1 hour and 2 hours. Ratio of active nuclei बताना है, ratio of active nuclei at the end of 6 hours will be. Ratio of initial active nuclei in two different samples is 2:3. Their half-life are 1 hour and 2 hour. Ratio of active nuclei at the end of 6 hours will be. क्या होगा? ये अपने पास दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 1:1, दूसरा ऑप्शन 1:12, तीसरा ऑप्शन 4:3 and fourth option 3:4. Which option is correct? Please tell me. अपने को पता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आफ्टर एवरी हाफ लाइफ, राइट, द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन्ड होता है, मतलब बचता है। तो अगर फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद बात करें तो एन नॉट अगर इनिशियल है तो एन नॉट बाई 2 हो जाएगा। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 2 यानी एन नॉट की पावर 4, एन नॉट बाई 4 या एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन होगा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ हाफ। क्वेश्चन में कह रहा है एक का हाफ लाइफ 1 आवर और दूसरे का है 2 आवर्स, तो 6 आवर्स में पहले वाले में टोटल 6 हाफ लाइफ होगा और दूसरे वाले के लिए 3 हाफ लाइफ होगा। तो क्या होगा? इतना हिंट सफिशिएंट है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर 1:12। 1:12। और में नहीं आया लग बाकी बच्चों को। नो सर। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है, आफ्टर 1 हाफ लाइफ it will be n naught by 2. After another t half, this will be n naught by 4. After another t half, this will be n naught by 8. तो हम फर्स्ट में लिखे 2 की पावर 1, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 2, थर्ड हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 3 है। तो आफ्टर nth हाफ लाइफ इट विल बी 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। जहां पे जो n आता है वो कैसे आता है? t बाई टी हाफ आता है। जैसे अगर टोटल टाइम है 6 आवर, पहले का है 1 आवर का हाफ लाइफ, तो टोटल n की वैल्यू 6 हो जाएगा। तो एक्टिव न्यूक्लियाई जो बचेगा राइट, इनिशियल जो बचेगा वो कितना बचेगा? n नॉट बाई 2 की पावर 6, और दूसरे के लिए जो n होगा वो कितना है? 6 बाई 2 दैट इज 3,
ये हो जाएगा n0/2^3। तो जो एक्टिव न्यूक्लियाई है, एक्टिव न्यूक्लियाई जो बचेगा, ठीक है, वो कितना बचेगा, n2। अब हम बात करते हैं n1/n2, तो हो जाएगा n0/2^6 डिवाइडेड बाई n0/2^3, 2^3/2^6, ये हो जाएगा 2^3, तो 1/, कितना होगा इसका आंसर? द रेशियो ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई एट द एंड्स ऑफ 6 आवर्स, ये कितना हो गया, 1/8। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इनिशियल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई है, ये क्या है, प्रेजेंट। डिकेड का मतलब हो गया कि फाइनल बचता है, तो डिकेड में अगर हम बात करेंगे तो 1 माइनस करना पड़ेगा ना। जैसे इसका बच जाता है, जैसे आप यहाँ पे देखते हो n0/2^6 है, ये क्या सॉल्यूशन है, ये है कि आफ्टर 6 आवर्स द न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दैट टाइम। क्लियर? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको कहा कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस करना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें आप जैसे एक यूज करोगे, n जो होगा वो n0/2^n होगा, मतलब जो आफ्टर n हाफ लाइफ, आफ्टर जो n हाफ लाइफ है, वो जो न्यूक्लियस यहाँ पे रिमेन रहेगा। जैसे कि मैंने कहा कि n0 है, हर बार में हाफ लाइफ n0/2 हो जाता, मतलब जैसे कह रहा है कि एक्टिव न्यूक्लियाई कितना बचेगा, डिसइंटीग्रेट होकर के हाफ हो चुका है, फिर ये कितना हो जाएगा, n0/4 हो जाएगा, फिर अगले हाफ में n0/8 हो जाएगा, ये बचा हुआ है, मतलब इनिशियल नंबर n0 है। तो अब उसके बाद हाफ लाइफ का मतलब हो गया कि इस समय ये आधी हो जाएगी, ये n0/2 रहा, फिर ये कितनी हो जाएगी, जो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो n0/4 रहेगी, मतलब ये रिमेनिंग है न्यूक्लियस। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि कितना डिके हुआ, तो पहले वाले में अगर हम बात करते हैं तो n0 माइनस n0/2 है, दैट इज n0/2। सेकेंड फर्स्ट हाफ लाइफ में, सेकेंड हाफ लाइफ में जितना डीके हुआ वो कितना, अगर हम देखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं n0 माइनस n0/4, दैट इज 3n0/4। तो ये अलग आंसर होगा, ये ध्यान रखिए। सर हाँ, सर एक बार वो लास्ट वाला पेज दोबारा निकाल दीजिए प्लीज। ये हाँ सर। हो गया सर। अब जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ x and y are 3 minutes and 27 minutes. Half-life of x and y are 3 minutes and 27 minutes respectively. At some instant, activity of both are same. Activity of both are same. Then the ratio of
active nuclei of X and Y at that instant will be रेशियो ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ एक्स एंड वाई एट दैट इंस्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पे अपने को पता है कि एक्टिव न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, जैसे एक्टिविटी का फॉर्मूला या तो ए से लिखो या आर से लिखो, तो ए इज इक्वल टू जो होता है वो लैम्डा 1 n1 होता है फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये A2 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 2 n2। तो कह रहा है कि दोनों का एक्टिविटी सेम है, A1 इक्वल्स टू क्या है A2। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 n1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 n2, ये होगा। अब यहाँ से लैम्डा 1 को लिख सकते हैं 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ अपने को पता है, इसको मैं T1 बोलता हूँ सपोज, और इसको लिख सकता हूँ 0.693 बाई T2 इंटू N2। N1 N2 क्या है, एक्टिव न्यूक्लियाई तो है। तो यहाँ से अगर हम रेशियो लेना चाहें N1 बाई T1 इज इक्वल टू है N2 बाई T2, या N1 बाई N2 क्या हो जाएगा, N1 बाई N2 हो जाएगा T1 बाई T2। T1 बाई T2 अगर आपको देखना है तो T1 बाई T2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/27। 3/27 ये कितना हो गया 1/9। तो N1 इज टू N2 जो हो जाएगा 1:9। बिल्कुल सही बात। देखो एक क्वेश्चन है, ए न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन इज गिवन बिलो। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, फिजन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो इस तरह से दिया हुआ है। इसमें ए की पावर 240 है इज इक्वल टू बी की पावर 100 है प्लस सी की पावर 140 है प्लस क्यू है, वेयर क्यू इज द एनर्जी। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस ए का जो दिया है, ए यहाँ पे मतलब टाइप्स ऑफ एटम है, और ए जो है यहाँ पे मास नंबर है, इसलिए आप समझिए इसको। ए के बारे में दिया हुआ है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी का दिया हुआ है 8.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी का दिया हुआ है 8.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताना है कि वैल्यू ऑफ क्यू क्या होगा, क्यू वैल्यू इसका क्या हो जाएगा। तो क्यू वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखो क्यू वैल्यू जो हो जाता है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, निखिल निकाला है क्या इतनी जल्दी? हाँ सर निकाल लिया। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही थी क्या नहीं सर निखिल? अब ओहो, निखिल आंसर जो निकाला है वो डायरेक्ट इतनी जल्दी कैसे बोल दिया? सर आप पहले भी एक इसका मतलब पहले एक फॉर्मूला बताए हुए हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसे किया इसमें बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ कैसे करा। सर इसमें सर आपने लिख तो दिया ही है सर, इसमें मतलब ऊपर जो मास दिया हुआ है उसको जो
एनर्जी ये जो दिया हुआ है इससे इनटू करना है बस। मिनटो करना है, बिल्कुल सही बात है भैया, बहुत होशियार बच्चा सर। तो इसमें ये 240 कर दिया, फिर माइनस प्रोडक्ट में कौन कौन सा है, 100 और सी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मतलब होता है मास नंबर, तो अब बाइंडिंग एनर्जी निकाल देंगे। 40 है तो 140 इंटू कितना हो जाएगा, 8.1, ठीक है। और 140 इंटू 8.1 ये बी का है, बी का 100, और प्लस 140 इंटू सी का दिया है 8.1। निकल है कि नहीं, कि निकल चला गया। तो ये अप्रॉक्स देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। सर यहीं पर हूँ मैं। अच्छा जी, यहीं पे, ठीक है। बताइए तो ये कितना आया है कैलकुलेट करके। सर 120 है ये तो। ठीक है, इसका मॉड कर दीजिए ना, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे न्यूक्लियर रेडिएशंस देखते हैं। हम देखते हैं नेचर न्यूक्लियर रेडिएशन। ठीक है, जो न्यूक्लियर रेडिएशन है, एक चीज हमने देखा था न्यूक्लियस के अंदर स्टेबिलिटी पाने के लिए या तो फ्यूजन हो रहा था या तो फिजन हो रहा था। दूसरा अपने पास जो कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर रेडिएशंस का है, जिसमें क्या होता है कि अपने को पता है कि न्यूक्लियर एक स्टेबिलिटी बेल्ट है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक स्टेबिलिटी बेल्ट है, जिसमें हमने आपको कहा कि जो ये बेल्ट है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। इधर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ले रहे हैं और इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ले रहे हैं। स्टेबिलिटी बेल्ट ये मतलब फॉर हायर heavier nucleus more number of neutrons is required than protons, क्योंकि प्रोटॉन जितना बढ़ेगा रिपल्सन फोर्स उतना बढ़ेगा, उतना ज्यादा रिपेल होगा, रिपेल होने से स्टेबिलिटी उतना घटेगा। और बाइंडिंग एनर्जी अगर किसी भी न्यूक्लियस का पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, या हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर ज्यादा है इसको मतलब ही इज मोर स्टेबल, और जब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना। मोर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाता है, इसको एनर्जी इज रिलीज्ड। तो न्यूक्लियर रेडिएशंस में आइदर हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट। तो यदि सपोज न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, कभी कभी क्या होता है प्रोटॉन ही हमारा क्या है ज्यादा है तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। समटाइम्स न्यूट्रॉन यानी लाइटर न्यूक्लियाई के लिए हमेशा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इस स्टेबिलिटी बेल्ट में आने के लिए देखो शुरू में एन बाई पी का जो ये स्ट्रेट लाइन है उसी के साथ ये कॉन्साइड हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर लोअर लाइटर न्यूक्लियाई के लिए यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा है देन न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट होगा प्रोटॉन्स में। तो न्यूट्रॉन अब प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होगा, तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहा है। और न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या क्या चीज बैलेंस होता है, एक चार्ज बैलेंस होता है, दूसरा मास बैलेंस होता है, और तीसरा हमारा स्पिन बैलेंस। मतलब हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शंस, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है उसमें तीन तरह की बैलेंसिंग होगी, एक चार्ज, एक मास और एक स्पिन।
अब यहाँ पे हम चार्ज, मास, स्पिन तीनों की बात अलग अलग करते हैं। न्यूट्रॉन में मास तो है बट चार्ज नहीं है, तो नीचे 0 and 1 लिखा। प्रोटॉन में 1p1 है। अब यहाँ से देखो चार्ज और मास को यदि बैलेंस करना है तो इसके साथ हम एक पार्टिकल्स लगाते हैं -1 0। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा एमिशन। बिल्कुल इसका नेचर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एमिशन की तरह होता है, क्योंकि इसका मास माइनस, यहाँ पे चार्ज -1 है और मास इसका अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन का भी 0 होता है, तो बीटा एमिशन को हम इलेक्ट्रॉन एमिशन ही मान सकते हैं। तो जब न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो हमेशा एक बीटा का एमिशन होगा, और अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन को हम लिख सकते हैं 1p1। ये कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन का यहाँ पे क्या है, चार्ज 0 है, मास 1 है, तो इससे हमारा एक पॉजिट्रॉन एमिशन होता है। दिस इज माइनस बीटा एमिशन, और इसको बोलेंगे प्लस बीटा एमिशन, या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पहले वाले को और दूसरे वाले को पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन होगा। अब यहां से देख लीजिए, जब कभी भी अपने पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो इसके साथ एक एंटी पार्टिकल भी साथ साथ रिलीज होता है। तो पॉलीज एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस है, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, जो पॉलीज एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग चार्ज मास के साथ साथ स्पिन भी बैलेंस होना चाहिए। हमने चार्ज नीचे लिखा है, मास ऊपर लिखा है, तो 0 इधर है तो 1 - 1 0 हो रहा है, मास 1 इधर तो 1 + 0 1 हो रहा है। बट एक स्पिन की बैलेंसिंग करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो, इन्होंने कहा था कि एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग यदि हमारा नेगेटिव बीटा एमिशन हो रहा है तो इसमें n जब भी p के साथ होगा तो इसके साथ एक बीटा एमिशन हुआ नेगेटिव, प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल, इसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल का एमिशन साथ में होते रहता है। इस बात को हम ध्यान से देखें। और उसी तरह से यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, मतलब बीटा प्लस एमिशन अगर हो रहा है, एक न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल रिलीज करेगा। दूसरा जो रेडिएशन है न्यूक्लियस के अंदर, वो हमारा अल्फा डी, इसमें क्या है, अल्फा डीके है। अकॉर्डिंग टू दिस अल्फा डीके, जब कभी भी न्यूक्लियस के अंदर अल्फा डीके होता है तो ये सक्सेसिव एमिशन है। सक्सेसिव एमिशन का मतलब क्या होता है कि यहां से जब आप बात करेंगे कि अल्फा डीके, अगर हम बात करते हैं तो अल्फा डीके में सपोज दैट कोई भी न्यूक्लियस एक्स है और ये अल्फा डीके होता है वाई में, ये जेड और ए है, तो अल्फा डीके में जो चार्ज होता है वो 2 से कम हो जाता है और मास नंबर जो हो जाता है वो 4 से माइनस हो जाता है। ये बेसिकली ये 2He4 है, इसको हम बोलते हैं अल्फा एमिशन। हीलियम न्यूक्लियस का जब एमिशन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा एमिशन है। इस दौरान किसी भी एटम का चार्ज 2 से कम हो जाएगा और मास जो होगा 4 से कम हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास दूसरा होता है जिसमें गामा एमिशन बोलते हैं। एक तो बीटा एमिशन तो हो चुका है, बीटा एमिशन हो गया, अल्फा एमिशन हो गया, उसके बाद गामा एमिशन। सर हाँ, फिर ये अल्फा वाला सर एक बार दोबारा बता दीजिए।
देखो अल्फा डीके का मतलब हो गया कि न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी के लिए कभी क्या क्या होता है, सक्सेसिव रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है। सक्सेसिव रेडियो डिसइंटीग्रेशन में कभी जैसे मान लो कि अल्फा एमिशन होने का मतलब हो गया कि न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो जाता है। तो मान लो कि कोई न्यूक्लियस है एक्स जिसका चार्ज है जेड और मास नंबर है ए। यदि इसमें से हीलियम निकलेगा, हीलियम का 2He4 होता है। तो अगर ये निकलेगा तो अब देखो चार्ज और मास को बैलेंस करके देखो, यहाँ पे Z-2 इधर 2 है तो Z-2 + 2Z हो जाएगा। ए है इधर तो A-4 होगा, तभी तो LHS और RHS का चार्ज और मास बैलेंस होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एमिशन। ठीक है। हाँ सर। अब उसी तरह से जैसे अपने पास गामा एमिशन है, तो गामा एमिशन में क्या होता है कि जब भी चाहे अल्फा एमिशन हो या बीटा एमिशन, तो सक्सेसिव गामा एमिशन जरूर हो। गामा एमिशन बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर एक्साइटेशन के कारण होता है। मतलब कहने का क्या मतलब है, न्यूक्लियस के एक्साइटेशन का मतलब हो गया कि जब भी अपने पास गामा एमिशन होगा तो हर न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का एक एनर्जी लेवल होता है। जिस तरह से अपने को पता है कि एटम्स में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है, ऑर्बिट, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे एमिशन का मतलब है जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पार्टिकल कैरेक्टर को फोटोन बोलते हैं, जिसकी रेस्ट मास एनर्जी 0 होती है, मतलब रेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ से मैं ये बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस तरह से डी ट्रांजिशन होता है उसी तरह से न्यूक्लियॉन्स भी एक साथ, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एक साथ असेंबलिंग माने तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन्स की एक लेयर होती है, हर एनर्जी लेवल पे एक न्यूक्लियॉन्स होता है। जब डी एक्साइट होता है, जब कभी भी ट्रांजिशन होता है अल्फा एमिशन या बीटा एमिशन, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन इतना न्यूक्लियस इतना हाईली एक्साइटेड हो जाता है कि न्यूक्लियन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में डी एक्साइट होता है। आफ्टर डी एक्साइटेशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं जिसको बोलते हैं गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियस से ही निकलता है आफ्टर फॉलोइंग द अल्फा एमिशन बीटा एमिशन। यदि अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन हो रहा है तो गामा एमिशन जरूर होगा। सडनली गामा एमिशन नहीं होता, मतलब गामा एमिशन एक साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इक्वेशन ऑफ गामा डीके की बात करें, इक्वेशंस ऑफ गामा डीके की बात करें तो हम लिख सकते हैं एक्स जेड ए इज इक्वल टू जेड एक्स ए प्लस गामा फोटोन्स। देखो इसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहले एक्साइटेड न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस एक्साइटेड होगा तो ये हो सकता है। ठीक है, it will not change, will not change the structure of the nucleus, structure of the nucleus, it will not change the structure of the nucleus। ठीक है, और obviously no change in Z helix। ठीक है, तो मेनली अगर हम कुछ फीचर्स की बात कर ले, जैसे अल्फा बीटा गामा के फीचर्स की मेनली अगर हम बात कर लें, तो अगर हम बात करें कि चार्ज, अगर हम बात करें सबसे पहला जो फीचर्स है वो हम मान लो कि चार्ज की बात करते हैं, तो अल्फा पे कितना चार्ज है, अल्फा पे ट्वाइस ई है और मास है mp। देखो 1H1 को प्रोटॉन माना जाता है। ठीक है, प्रोटॉन मतलब 1H1 और हीलियम मतलब हो गया 2He4। तो इसको मास को हम 4 टाइम्स ऑफ mp मान सकते हैं ना। तो इसका मास हो गया, चार्ज और मास हम बात कर रहे हैं।
तो चार्ज ये और मास ये, और बीटा पे कितना हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस ए ई, ओके। और रेस्ट मास ऑफ बीटा इज रेस्ट मास जो होगा, बीटा इज इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। गामा में हमारा क्या है, ऑब्वियसली चार्ज अगर बात करें तो ये फोटोन्स है, तो ये न्यूट्रल होगा, चार्जलेस होगा, और जो इसकी रेस्ट मास है वो क्या होगी, 0। उसके बाद अगर हम स्पीड की बात करें, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट स्पीड है, तो जो अल्फा है वो होगा 1.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी करीब करीब लोअर वैल्यू होती है, अप्रॉक्स मतलब ये 2 पॉइंट कुछ 23 के आसपास हायर इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद जैसे बीटा पार्टिकल्स की बात करें, तो इसमें जो है लाइट की स्पीड, मतलब इसकी भी मतलब एक मान सकते हैं 1% ऑफ लाइट की स्पीड, ठीक है, टू 99% ऑफ लाइट की स्पीड। सी यहाँ पे क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये तो सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इसकी स्पीड तो सिर्फ सी के इक्वल होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो अप्रॉक्स जो है सारी जो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी अप्रॉक्स मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी सबकी होती है। अगर हम आयोनाइजेशन की बात करें, ये सारे पॉइंट्स में कभी कभी आता है, मेडिकल में पूछा जाता है, 10,000 टाइम्स है, ठीक है। उसके बाद ये जो है, इसमें अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो 100 टाइम्स है। मतलब ये बेसिकली अगर हम आयोनाइजेशन पावर की बात करें, सबसे आयोनाइजेशन पावर, तो अल्फा सबसे ज्यादा होगा, बीटा सबसे कम, उससे कम, गामा सबसे कम। तो ये सब जो कंपैरिजन है वो हमारा ऑफ गामा है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन में ध्यान रखिएगा ऑर्डर, सबसे ज्यादा आयोनाइज करने का मतलब है कि अगर ये रेडिएशन किसी मीडियम से जाता है तो किस तरह से मीडियम को पोलराइज करता है, आयंस में कैसे ब्रेक करता है, तो दैट इज आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर। उसके बाद अपने पास है पेनिट्रेशन की बात करते हैं, तो पेनिट्रेशन में बिल्कुल ही रिवर्स, सबसे ज्यादा मास, देखो मास किसी भी एमिशन का जितना ज्यादा होगा उसका पेनिट्रेशन पावर उतना कम होगा, ठीक है ना। एक पतले स्टोन से, छोटे स्टोन से आप ग्लास को ब्रेक कर सकते हो, बट बड़े हैवी ऑब्जेक्ट से मतलब पेनिट्रेट कर सकते हो। ब्रेक तो हैवी ऑब्जेक्ट से आराम से हो जाएगा, पेनिट्रेशन जो होता है वो हमेशा लाइटर मास से होता है, तो गामा यहाँ पे लाइटर है, तो गामा का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं इसको बात करूं तो ये क्या है, 1/1000 टाइम्स ऑफ, अगर हम अल्फा की बात करें तो 1/10,000 टाइम्स ऑफ गामा। और अगर हम इसकी बात करें तो 100 टाइम्स ऑफ गामा रेज एंड 1/100 टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। और 1/100 टाइम्स ऑफ गामा, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 टाइम्स ऑफ अल्फा। और अगर हम इसकी बात करें इसकी, तो 1 हम इसके कंपेयर में ले रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 टाइम्स ऑफ बीटा, ध्यान रखिएगा। अब ऑब्वियसली अगर हम डिफ्लेक्शंस की बात करें, तो देखो मेन चीज, जैसे दो चीज आप जरूर ध्यान रखना, एक आयनाइजेशन पावर और एक पेनिट्रेशन पावर। इसका ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, जो करंट है ये 10,000 टाइम्स और ये इतना टाइम्स वगैरह है, ये सब नहीं आएगा। स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएगा। अगर इस टेबल में क्वेश्चन आएगा तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अपने पास पेनिट्रेशन एंड आयोनाइजेशन। So hence, so we have finished the nucleus.
We are moving to the next chapter, next section, semiconductor. ट्रांजिस्टर तो हटा दिया होगा इस बार. The last sections we are studying semiconductor device, semiconductor and devices. पीछे कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं. ये किसने एनोटेट किया था? निखिल आपने किया था ना? नो सर, हाँ, ये दिमाग आप ही का चला हुआ. सर ये मैंने बात किया सर एनोटेट. अच्छा, तब किया है. गर्ल्स तो कर ली, गर्ल्स टीचर. दूसरा तो उदित, उदित किया है. उदित आपने किया है? सर वो क्लास में नहीं है। उदित क्लास में नहीं है? अरे वाह. अवनीश, खुशी, नीतू, निखिल, नीता, शुभांगी. फोन करने दो, फोन करने दो. कहाँ गया? सर 3-4 बच्चे चले गए। कौन कौन बच्चे हैं? एक तो नीतू भी गई है क्या? नीतू, शुभांगी, खुशी तो है ही, निखिल, नीता है ही, अवनीश है ही, तो एक उदित ही था ना. अच्छा, देवांश भी गया था ना? अभी हमारा देखो लास्ट. सर ये किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो चीज है ना, जैसे कोर्स का मतलब हो गया कि जो मटेरियल्स में क्या है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज इसको बोलते हैं. एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज का मतलब हो गया कि जो आपने डोपिंग किया है वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है ना कहीं से, तभी तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना पाएगा. हाँ सर। उसके पास तो 3 ही है, तो किसी और से लिया, तो किसी और से लिया तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उस वैकेंसी में. जैसे मैंने एल्युमिनियम के साथ ये 4th बॉन्ड का बनाया था, तो 4th बॉन्ड का जो बनाया था, तो वो क्या कर रहा है, कहीं से ले रहा है. तो कहीं से जब ये ले रहा है एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, तो इसका मतलब है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. तो इसलिए मैंने कोर जो है बनाया है नेगेटिव चार्ज का, और होल्स जो दिखाया है वो इस कोर्स में फ्लो होता हुआ दिखाया है. मतलब यहाँ पे जो होल्स है वो एक्सेस हो जाता है. इलेक्ट्रॉन तो इंटैक्ट रहता है नेगेटिव कोर के साथ, तो होल्स फ्री रहता है. तो होल्स यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, जो कि मूव कर रहा होता है. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है. ठीक है. अब अगर जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ होल्स का कंसंट्रेशन है NH, वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा Ne से. ठीक है. फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है, इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, सेमीकंडक्टर के अंदर इंट्रिंसिक का जो करियर कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा
अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू होता है Ne और NH के। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। NH का मतलब हो गया नंबर, कंसंट्रेशन है तो नंबर बाय वॉल्यूम, होल्स का डिवाइडेड बाय टोटल कोर की जो वॉल्यूम है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो Ni है, I फॉर इंट्रिंसिक इज प्रोपोर्शनल टू है Ne इंटू NH। और अपने को पता है कि अगर हम इम्प्योरिटीज डाल देंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज से होता है, उसमें होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, यदि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें तो इट इज डोप्ड विथ पेंटावेलेंट impurities। पेंटावेलेंट impurities। अब यहाँ पे देखिए जो पेंटावेलेंट impurities है वो क्या है कि हमेशा एक डोनर impurities है, ये खुद इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। इसका डोपेंट क्या है, मतलब डोपेंट का मतलब है जिससे डोप करते हैं। इसका डोपेंट क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, तो इसका जो डोपेंट्स है वो हमारा फास्फोरस है। और फास्फोरस से जब डोपिंग करते हैं तो चूंकि फास्फोरस में आपको पता है पेंटावेलेंट है तो 285 है, जबकि हमें चाहिए 4 ही इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, 4 का 4 पूरा दे दे रहा है तो इसका एक एक्स्ट्रा बच जा रहा है, इसलिए डोनर इम्प्योरिटीज होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर है तो इसका जो कोर होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जो डॉट्स हम लिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये डोनर इम्प्योरिटीज से करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। electrons are majority charge carriers। is it clear? Yes, sir. अब यस अब सर। एक क्वेश्चन है अपने इलिस्ट्रेशंस का ही क्वेश्चन है, इसको आप देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्योर सिलिकॉन मतलब ये हो गया एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और ये विदाउट डोपेंट है, तो एट 300 केल्विन टेम्परेचर लिया है, हैज इक्वल number of electrons concentration and number of holes concentration। और ये दिया हुआ है concentrations, ये दिया हुआ है कितना 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यू। देखो पर यूनिट वॉल्यूम दिया है इसलिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगा तो इसका यूनिट पर मीटर क्यू आ गया, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यू। तो बताना है कि इसमें डोपिंग बाय, इसमें दिख रहा है डोपिंग बाय इंडियम, डोपिंग doping by indium increases NH, increases doping by indium increases NH to 3 into 10 की पावर 12, 3 into 10 की पावर 22 मीटर पर क्यूब।
बताना है कैलकुलेट द एनी इन द डोप्ड सिलिकॉन सिलिकॉन में डोप्ड सिलिकॉन में नंबर ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। तो इसको हम अगर लॉ ऑफ मास सेक्शन लगाएं तो लॉ ऑफ मास सेक्शन ये करता है कि किसी भी अपने जैसे कि एनी और एनएच चाहे डोपेंट में अगर जो एनी और एनएच का जो प्रोडक्ट है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ पे फोकस करिएगा, नीट से भी क्वेश्चन आपको आता है इसमें। तो अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, एनी इंटू एनएच जो होता है वो एनआई का स्क्वायर होता है। इसमें आपको बताना है क्या, एनी बताना। तो एनी क्या हो जाएगा, एनआई स्क्वायर बाई एनएच। ये एनआई क्या है, आई फॉर इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक मतलब जब ये प्योर था तब इसका कंसंट्रेशन कितना दिया था, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 16 दिया था पर मीटर क्यूब। और NH यहाँ पे क्या हो गया, होल्स का कंसंट्रेशन डोपिंग के बाद। Ne और NH क्या है, डोपिंग के बाद का LHS। तो ये NH जो हो गया वो 3 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा बिल्कुल इक्वलिटी साइन नहीं होता, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली साइन होता है, बट हम इक्वलिटी पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 7.5 इंटू 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब। ये आया समझ में क्या। ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, बच्चा सब नहीं बना पाता इसलिए क्योंकि सिलेबस जो है ना कवर नहीं रहता है, तो उसको पता ही नहीं होता ये सब क्या चीज है। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। अब हम आते हैं जो हमारे पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बाद एनर्जी बैंड की बात करते हैं। सब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की एनर्जी बैंड को समझते हैं। तो हम बात करते हैं एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले अगर हम बात करें एक सिंगल एटम की बात करते हैं, वेरिएशन ऑफ potential energy, variation of potential energy of single atom। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, जैसे हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है, अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है तो Z ही प्लस Z ही का न्यूक्लियस होता है, और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सेल्स और सब सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें, K सेल होगा तो 1s होगा, L सेल होगा तो 2s 2p होगा, सेकेंड सेल में M में 3s 3p 3d होगा। इस तरह के ये सब सेल्स होते हैं। ओके, और आपको पता ही है जो अपबाउ प्रिंसिपल था कि एनर्जी को हम मतलब बढ़ते हुए एनर्जी के सक्सेशन में हम फिल करते हैं, 1s2 2s2 2p6 ना, ये सब पढ़े थे केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन्स का डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिट। मान लीजिए कि r डिस्टेंस, तो Q1 और Q2 अगर दो चार्ज होता है r डिस्टेंस में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, k Q1 Q2 k Q1 Q2 बाई r होता है ना। अब यहाँ पे प्लस Z ही का न्यूक्लियस है
और इसके सराउंडिंग में एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है माइनस चार्ज का, आर डिस्टेंस पे है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यू होगी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो। अब हम यू और आर का ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और आर का ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करें? तो अगर हम u और r का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। मैंने u हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे r कौन सा डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे अपने को पता है कि पहला जो होगा वो 1s होगा, फिर 2s होगा, 2p होगा, ठीक है, उसके बाद 3s होगा, है ना, 3s होगा, उसके बाद 3s के बाद उसके बाद 3p 4s ऐसे तरह का होगा। और ये भी अपने को पता है कि एज वी गो हायर एंड हायर टू द सब सेल्स, जो एक्चुअली क्या है, ऑर्बिट्स और सब सेल्स क्या है, एनर्जी के लेवल्स है। हर सेल में जैसे के सेल्स में अपना अलग एक एनर्जी लेवल, के सेल में तो एक ही एनर्जी लेवल है, लेकिन अगर एल सेल में बात करें तो दो एनर्जी लेवल, एक है हमारा 2s और एक है 2p। तो यहाँ पे u और r का जो ग्राफ होगा वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा लाइक दिस, ठीक है। एज वी गो हायर एंड हायर एनर्जीज इंक्रीजेस, तो यहाँ पे ये 1s है, फिर अपने पास 2s है, गैप तो देखो बहुत ज्यादा है, उसके बाद 2p में गैप थोड़ा सा कम कर देते हैं। मतलब देखो, कहने का ये मतलब है, इस ग्राफ में अगर हम फोकस करते हैं तो ग्राफ में अगर हम फोकस करें तो corresponding टू दिस पॉइंट 2p, इसका जो r डिस्टेंस है वो ये है और एनर्जी ये है। कोई भी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि देखो एनर्जी ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अब मैंने ग्राफ कौन सा ड्रॉ किया है, ये ग्राफ ड्रॉ किया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम, और ये ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये कैसे डिसाइड हुआ कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्योंकि u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है बनेगा। अब ये 1s 2s मैंने कहा कि इसकी सबसेल्स की एनर्जी है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक r होगा। फिर देखो एक कर्व जो है ना, जैसे जैसे हम 2p के बाद 3s बात करते हैं, तो मान लो कि यहाँ पे बात कर देते हैं 3s, तो 3s के करस्पॉन्डिंग r ये है और इसकी एनर्जी लेवल ये है। बट इधर की तरफ एनर्जी पॉजिटिव होता जा रहा है, मतलब एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, जीरो की तरफ जाना मतलब पॉजिटिव की तरफ होते जाना, तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये एक पर्टिकुलर एटम्स का ये एनर्जी डायग्राम है। एनर्जी बैंड का मतलब होता है सॉलिड हैज मेनी एलिमेंट एंड मेनी एटम्स, और सारी एनर्जी जो एक एटम्स की एनर्जी है उसके नेबरहुड में जब दूसरा एटम आता है तो उसकी एनर्जी मॉडिफाई होती है, और उससे एक बैंड, बैंड मतलब होता है कि विड्थ, जिसमें विड्थ हो, तो एनर्जी लेवल क्या होता है, स्प्लिट होना शुरू होता है, जो हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज आप लोग क्लास मत छोड़िएगा। देखो हमें नहीं पता है कि कौन बच्चे नीट के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। जो भी बच्चे इसमें से एक बच्चे भी होंगे तो भी पढ़ाऊंगा, दो बच्चे होंगे तभी पढ़ाऊंगा। फीस दे दिया है, नहीं पढ़ने का मन है तो चले जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें अब थोड़ी मैं घर से बुला के लाऊं। जाओ आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन बच्चों को नीट करना हो, डोंट क्विट द क्लास, नहीं तो आप लोग नहीं आओगे तो शेड्यूल हम बंद करवा देंगे। इसलिए आओ, एक बच्चे भी रहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ाने का भी फिजिक्स को अभी स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी प्राइमर लगाया है, अभी थिक पेंट चाहिए, और पेंट के लिए अभी क्या है, कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आपको पता चलना शुरू हो जाएगा।
तब जब हम फिनिशिंग अभी हमने किया ही नहीं, और जब तक फिनिशिंग नहीं है तो परफेक्शन नहीं है, तो स्टिल वी आर नॉट इन द फिनिश्ड कंडीशन। ठीक है, फिनिश्ड कंडीशंस के लिए हर चैप्टर में वर्किंग चाहिए, मतलब कुछ मैं बताऊं प्रैक्टिस करके बताऊं आपको सॉल्व करके, और आप कुछ बताएं मुझे। जब आपसे बनने लगे चैप्टर्स के क्वेश्चन तो समझो कि सही सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ बैंड ऑफ सॉलिड्स, उसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि मेनी एटम्स अब क्या है पास में आ गए हैं। मतलब जब हमें सॉलिड्स की बात होती है तो सॉलिड्स में क्रिस्टल्स होता है। यहाँ पे एक एटम की बात कर रहे हैं, फिर दूसरा एटम की बात कर रहे हैं, तीसरा एटम की बात कर रहे हैं, फोर्थ एटम की बात कर रहे हैं। तो देर आर मेनी एटम्स, और सबका एक अपना एनर्जी लेवल्स है, पोटेंशियल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, हमने एक एटम का ग्राफ A1 या N1 लिखता हूँ, N1 N2 N3 N4, there are so many atoms in the सॉलिड्स के फॉर्मेशन में। सोडियम मतलब सॉलिड्स के फॉर्मेशन में बहुत सारे एटम्स हैं, और अपने को पता है कि सॉलिड्स कितना मजबूत होगा जितना वो पास आए, क्योंकि सॉलिड में एटम्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे इसको और पास लाते हैं, इसको मैं मूव कराता हूँ एक दूसरे की तरफ। यहाँ पे देखो कॉमन एनर्जी लेवल नहीं आया है अभी तक। एटम्स के बीच में ऐसा कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस है जिसमें इसकी जो एनर्जी लेवल्स है वो हमारा ओवरलैप अभी तक नहीं। अब मैं इसके एटम्स को पास लाता हूँ, जैसे एटम्स को पास लाएंगे तो इसकी जो एनर्जी लेवल्स है वो आपस में ओवरलैप करेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा क्लोजर ले आया, जैसे इसको क्लोजर लाएंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा। देखो क्रॉस करना शुरू कर दिया। When the same atoms are brought closer to each other, यहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट होना जैसे ही शुरू हुआ इसका मतलब है ओवरलैपिंग होना शुरू हो चुका है। जब ओवरलैपिंग शुरू होना शुरू होगा तो कुछ जो हायर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एक कॉमन एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसमें एनर्जी लेवल्स दिखाऊं तो एक कॉमन एनर्जी लेवल्स यहाँ पे फॉर्मेशन होना शुरू होगा। जितना पास होगा उतना अगले नेक्स्ट स्टेप में मैं दिखाता हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इतना कॉमन हो जाए, फिर और पास लाएंगे तो ये सब क्या है, ये जो रीजन है इसमें कॉमन एनर्जी लेवल्स है। मतलब अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पूरे सॉलिड्स के अंदर, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे सॉलिड्स के अंदर मोबाइल हो जाते हैं, क्योंकि सेम एनर्जी लेवल हो गया। और चूंकि इस इलेक्ट्रॉन का जो मॉडिफिकेशन, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, अब एक इलेक्ट्रॉन कई सारे न्यूक्लियस के इफेक्ट में, तो एनर्जी लेवल इनकी स्प्लिट कर जाती है। इस फेनोमेना को बोलते हैं बैंड का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो बैंड फॉर्मेशन बनता है वो बैलेंस बैंड अलग बनता है, कंडक्शन बैंड अलग बनता है, तो बैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्लास इसको हम आगे यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। ये चीज डिलीट नहीं हो रहा है, ये चीज यहाँ पे बना रहेगा वन नोट पे, तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, हमें पता चल जाएगा कहाँ से कर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर हैव पेशेंस। Thank you, ओके sir. Thank you, ओके, sir. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir.